नमस्कार, सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी, फटाफट अपडेट दे दूं आपको। एसजेएक्स निफ्टी है 17 अंक ऊपर। अमेरिकी बाजारों में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ, मामूली कमजोरी के साथ बंद होते हुए दिखे अमेरिकी बाजार, और उसके बाद एशिया में मिला जुला कारोबार। शंघाई मामूली सा नीचे, लेकिन हांगकांग देखिए 70 अंक ऊपर है। बाकी शेयर बाजार भी आधा % ऊपर और नीचे की रेंज में कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। कोई खास रुझान नहीं, निक्केई भी एकदम फ्लैट कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो कहेंगे कि दुनिया भर से हमारे लिए है सुस्ती के संकेत, लेकिन चुस्ती के संकेत दे रहा है हमारे लिए डॉलर इंडेक्स, जो 100 के लेवल पर ट्रेड करता हो। 100 के नीचे जाते हैं हम मानसिक तौर पर मजबूत हो जाएंगे। और 68.20 ये थी रुपए की कल की क्लोजिंग। आज थोड़ी मजबूती के साथ शुरुआत होने के आसार करेंसी मार्केट के, और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि प्री ओपनिंग सेशन में किस तरह का रुझान बनता हुआ दिखता है। वो एक्शन इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन उससे पहले एक और स्टॉक जिस पर राय ले ली जाए, कर्नाटक बैंक। कल बाजार बंद होने के बाद बेहद खराब नतीजा है, यानी इस नतीजों के दम पर कितना गिर सकता है ये बताएं आप। कुणाल, चार्ट्स देखकर कर्नाटक बैंक में शॉर्ट करना हो, गिरेगा तो सही, भले आपके चार्ट्स पे नहीं भी दिख रहा हो, लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है वो बताइए। देखिए अनिल जी, जो बड़ा सपोर्ट है चार्ट पर अगर आप देखें, एक रेजिस्टेंस है इस काउंटर में और 126 से कई बार ये लौटा है, और इस बार भी हम देख रहे हैं कि लगभग 19 तरह से इसमें दोबारा गिरावट शायद शुरू हो। जो सबसे मेजर सपोर्ट रीजन है वो 114 के आसपास है, तो मुझे लगता है अगर आज गिरावट आई तो 114 पहला इसके लिए टेस्ट होगा। अगर ये 114, 113 के रीजन को पार कर जाता है तो फिर ये 105, 106 भी नीचे जा सकता है। तो मुझे लगता है कि 114 पर एक बार के लिए इस काउंटर में कुछ बाइंग इंटरेस्ट दिखा जाएगा। ओके, चलिए, तो ये रहा शेयर पर प्री ओपनिंग सेशन खुलता हुआ, और देखिए कहां पर इस समय ट्रेड हो रहे हैं। करीब करीब वाओ अनिल, देखिए बुल्स तेजी में जोर आजमाइश कर रहे हैं। सेंसेक्स में तो कम से कम अच्छी शुरुआत होगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए? एचसीएल टेक थोड़ा सा कमजोरी के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ, एशियन पेंट्स में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। इसके अलावा नजर होगी साफ तौर पर एचयूएल पर भी, इसके भी नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। लेकिन आज ज्वेलरी स्टॉक्स में फोकस रखिएगा। बस सरकार जिस तरह से बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है, काफी सारे ज्वेलरी शेयर मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करते हुए अनिल। और 12 पैसे मजबूत खुला है रुपया करेंसी मार्केट में। दमदार ओपनिंग जो हम कह रहे थे कि देखिए मजबूती के साथ खुलेंगे। 68 रुपए 8 पैसे ये है लेवल। मैं तो चाहता हूं 68 के ऊपर निकले तब मजा आए करेंसी मार्केट में, लेकिन फिर भी ये भी ओपनिंग काफी अच्छी कही जाएगी, खासतौर से डॉलर के माहौल को देखते हुए। तो ये इस वक्त पहले डेवलप्ड मार्केट्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे, तो इमर्जिंग मार्केट्स में बुखार था। अब आप देखिए वापस से डेवलप्ड मार्केट्स में थोड़ी सी दबाव देखने को मिल रहा है। डॉलर जिस तरह से रिवर्स हुआ है, अब इमर्जिंग मार्केट्स हैप्पी हैं। बिल्कुल, तो उसका फायदा साफ तौर पर मिल रहा है इस वक्त इमर्जिंग मार्केट को। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसने भी अपने नतीजे पेश किए कल बाजार बंद होने के बाद। सेठी साहब, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस या फिर कोई और फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो आपको पसंद हो, साथ ही लगे हाथ एसकेएस पर भी राय दे दीजिए। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसके आज नतीजे आने वाले, क्या किया जाए इन शेयरों में? देखिए, जहां तक हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स का सवाल है, तो मैंने अपने नोट में पहले भी डीएचएफएल को रिकमेंड किया है। आज के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे अच्छा लगता है। बाकी पूरा सेक्टर ही मुझे लंबी अवधि के लिए काफी अच्छा लगता है। जिस तरह से रेट्स कम होने चाहिए इंडिया में और हाउसिंग पे फोकस है, मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर वुड कंटिन्यू टू डू वेल। और जहां तक भारत फाइनेंस का सवाल है, नतीजे इस तिमाही के हो सकता है बिल्कुल डिसअपॉइंट करें। जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट हमने उज्जीवन के नतीजे में देखा है, हो सकता है उसी लाइन्स पे नतीजा है और उस पर एक नीजर के गिरावट देखी जानी चाहिए स्टॉक में। बट अगर एक सब्सटेंशियल गिरावट आती है तो वो भी खरीदारी करने का ही मौका होगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आप इन तमाम फाइनेंस कंपनियों पर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर। आइए राय बता दें आपको उन बेहतरीन 20 शेयरों पर जहां पर एक्शन हर रोज दिखता है, क्योंकि सुबह 7:30 से 8 के बीच में उन्हें पसंद कर लिया जाता है कि आज ट्रेडिंग के लिहाज से एक्शन उनमें होना तय है। तो देखते हैं आज का अपडेट स्टॉक 2020 का। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। टाटा मेटालिक्स, टाटा स्पॉन्ज के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं आज, और नंबर्स आने का इंतजार करिए, उसके बाद यहां पर आपको तेजी करनी चाहिए। इसके अलावा जुआरी ग्लोबल पर भी नजर रखिए। इस हफ्ते शुक्रवार को इसके नतीजे आने वाले हैं, अच्छे नतीजों की उम्मीद की जा रही है। आज मीडिया सेक्टर पर नजर होनी चाहिए। देखिए, जी एंटरटेनमेंट के अच्छे नतीजों की अपेक्षा की जा रही है। डेन नेटवर्क कल नंबर्स अच्छे आए, एचटी मीडिया के नतीजे आज आने वाले हैं, तो ये अच्छे आएंगे तो एक अच्छी रैली बनेगी। शालीमार पेंट पर भी नजर रखिए, एशियन
एलिफेंट के नंबर्स जो कल बाजार बंद होने के बाद आए उसमें कुछ खास डिसअपॉइंटमेंट है नहीं, तो आज वो शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, तो मिड कैप कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। डिपेंडेबल का दर्जा हंगामाई ज्वेलरी को दिया है, ज्वेलरी सेक्टर पर नजर है मेरे सिलेक्टर्स की, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। सरकार बजट में बड़ी घोषणाएं करने की तैयारी में है और वाइसरॉय होटल पर भी नजर है, ये शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। ऑप्टो सर्किट्स, आईटीआई, एमटीएनएल जैसे छोटे टिकट साइज के शेयर, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां जबरदस्त प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकती हैं। मेरी टीम में आपके पास 4 ऑप्शंस बिकवाली वाले हैं। एचयूएल में यहाँ पे शॉर्ट की सलाह है और साथ ही सेक्टर्स होता है। भारतीय इंफ्राटेल भी थोड़ा कमजोर रहेगा तो यहाँ बेच के चलिए। कर्नाटक बैंक में शॉर्ट करके चलिए और अरविंदो फार्मा भी, ये 4 बिकवाली शेयर है। लेकिन ज्वेलरी में जैसा कि बड़ी खबर आने वाली है तो गीतांजलि जेम्स, टाइटन, टीवीजेड ये सब खरीदारी करके चलिए क्योंकि ड्यूटी कम होने की पूरी संभावना है। साथ ही नतीजे एक्सपेक्टेड है कि बेहतर आएंगे यहाँ पे, तो इस उम्मीद में ज्वेलरी शेयरों में आज एक बड़ी तेजी बन सकती है। अशोका बिल्डकॉन बहुत ही बढ़िया नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, वो एक अच्छी तेजी, उसके ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज के भी नंबर बेटर हैं, वहां पे भी खरीदारी हो। चेन्नई पेट्रो ने सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छे नंबर दिए हैं, इसलिए वहां पे भी एक खरीदारी का रुझान आज रहेगा। ऑलराइट, तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आज दमदार मुनाफा कमाकर देने का दमखम रखते हैं। और देखिए इन 20 आइडियाज में से 4 तो ज्वेलरी कंपनियां हैं। टीवीजी वागले साहब को भी पसंद था, नीरज ने भी डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। टाइटन में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, ये नीरज का फ्रीड शेयर है। और गीतांजलि जेम्स, अच्छा मैंने भी एक डाला था थंगामाइल ज्वेलरी, इस पर भी नजर होनी चाहिए। लेकिन विकास जी से पूछते हैं, आप कह रहे थे कि बजट पर सबकी नजर है और इस बार सरकार बड़ी राहत देने की बात करे, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर भी है। ये बताइए, अगर आपको एक शेयर चुनना हो तो आप किस पर भरोसा करेंगे? सेठी साहब आप बताइए। नहीं हेमंत, बिल्कुल मैंने शो के दौरान पहले भी कहा है कि बजट को ध्यान में रखते हुए अगर एक शेयर के साथ जाना चाहूंगा तो वो रहेगा एनबीसीसी, बिकॉज आई फील कि हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का प्ले है और ये दोनों सेक्टर पे बिल्कुल एक पॉजिटिव रहना चाहिए बजट। और जहां तक जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की बात है, मुझे आज के लिए उसमें जिस तरह का कल मोमेंटम हमने देखा है पीसी ज्वेलर्स में, मुझे लगता है ये स्टॉक आज पॉजिटिव रहना चाहिए। आई वुड गो विद पीसी ज्वेलर फ्रॉम द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। ओके, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से पीसी ज्वेलर्स को पसंद किया है, 2% ऊपर है ऑलरेडी उसके, तो ये पसंद है आज विकास जी को। लेकिन लोगों ने कच्चे में काफी सारा, देखिए जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 तारीख को रात को, हम एक स्टोरी कर रहे थे कि सुबह तक जो थे वो देखिए स्टोर सारे खुले हुए थे, तो नंबर्स तो इस बार जेम्स और ज्वेलरी कंपनियों के जबरदस्त आने वाले। ये एक साफ तौर पर संकेत है, लेकिन आज जो नतीजे आने वाले हैं उन पर भी बात कर ली जाए। एचडीएफसी बैंक, नतीजों से पहले क्या ट्रेड होना चाहिए, सुमित बताएं। देखिए अनिल जी, एचडीएफसी बैंक के अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ से काउंटर के अंदर तो तेजी ही बन रही है। कल भी हमने एक लोअर लेवल से तेजी का ही मूव देखा था। इमीडिएटली 1244 के आसपास कल की इसकी क्लोजिंग है। आई थिंक ये इमीडिएटली यहाँ से ऊपर का ही मूव दिखाएगा। 1250 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो ऊपर में हमको 1280 से 1290 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो प्रेजेंट लेवल्स पे तेजी का व्यू लेना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 1230 से 1235 के बीच का स्टॉप लॉस सही रहेगा। अच्छा, मॉइल पर क्या रहा है ये बताइए विकास। ओएफएस खुल रहा है, कल बाजार बंद होने के बाद भाव आया, करंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पर थोड़ा सा नरमी के साथ खुलेगा। आज नॉन रिटेल वाले लोग पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और कल रिटेल के लिए खुलेगा। लंबी अवधि के लिए ये कैसा लगता है आपको? बिल्कुल हेमंत, एक लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है और इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। जहां तक ओएफएस के सवाल है, चूंकि प्राइस डिस्काउंट पे है करंट मार्केट प्राइस के, तो बिल्कुल दबाव देखा जाना चाहिए और ये जो दबाव रहता है इस दौरान इसमें खरीदारी करनी चाहिए या रिटेल निवेशक को ओएफएस में पार्टिसिपेट करके इसको लंबी अवधि के लिए बिल्कुल इसमें निवेश करना चाहिए। और मॉइल 204 रुपए पर आशीष ने बताया था कि ये जैकपॉट स्टॉक है और पूरे साल भर के लिए जैकपॉट वाली जो सीरीज थी उसमें भी इस साल के लिए जैकपॉट बताया गया था। अच्छा, बाकी इन्वेस्टर को तो फायदा हुआ ही है, सरकार को भी फायदा हो गया। देखिए सरकार को भी अच्छे वैल्यूएशन मिल रहा है सबसे बड़ा शेयरधारक की वजह से। आशीष सरकार का बड़ा फायदा करा रहा है। सबको इंतजार है अब आज का जैकपॉट स्टॉक कौन सा होने वाला है, तो थोड़ा इंतजार और करिए। आशीष तैयार हो चुके हैं, बताने वाले हैं। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं क्या? बिल्कुल, दाग दीजिए। चलिए आशीष बताइए, आज कौन सा जैकपॉट आपने चुना है जहां पर पैसा बनेगा लोगों का? जो सेक्टर आज फोकस में जिसके बारे में आप लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो उसी से एक टॉपिक है। लीडिंग ज्वेलरी कंपनी है, ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में अच्छी पकड़ रखती है कंपनी। ये है पीसी ज्वेलर्स। ये कंपनी का कारोबार समझ लीजिए, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी रिटेलिंग और इसके एक्सपोर्ट्स का इस कंपनी का काम है।
2005 में इस कंपनी ने कामकाज की शुरुआत करी थी। दिल्ली के करोल बाग में सिर्फ एक शोरूम था और पिछले 10 से 12 सालों में अब ये पैन इंडिया प्रेजेंस रखता है। देश के कोने कोने में इस कंपनी का आज कामकाज और बेहद एग्रेसिव है केपेक्स को लेकर। इसी महीने 10 तारीख को 10 जनवरी को घोषणा करी कि 69th शोरूम हरियाणा के सोनीपत में खोल रहे हैं और 21 तारीख यानी कि पिछले सैटरडे को खबर आई कि 78th शोरूम खोला जा रहा है, जो कि एक और लोकेशन होगी दिल्ली में जहां पे शोरूम होगा। अब देश के 55 शहरों पर यह कंपनी है। जम्मू से लेकर बैंगलोर तक, राजकोट से लेकर गुवाहाटी तक इस कंपनी के शोरूम्स आपको नजर आएंगे। यही नहीं, इस कंपनी की खुद की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। इस कंपनी के पास इन हाउस डिजाइन टीम है, 50 से ज्यादा इन हाउस डिजाइनर्स हैं और 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो इसकी पूरी रिटेल फुटप्रिंट को सर्विस करने का काम करते हैं। और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बेहद स्ट्रांग और स्टेडी आपको नजर आएंगे। दूसरी तिमाही में बिक्री में 30% का उछाल था, इबिटा और मुनाफे में 12 से 15% का उछाल, और इस साल की पहली छमाही में ऑलरेडी 23% मुनाफे में उछाल इस कंपनी ने डिलीवर कर दिया है। ना सिर्फ बेहद स्ट्रांग डोमेस्टिक केपेक्स है, पर इस कंपनी के एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी रिमार्केबल आपको नजर आएगी। दूसरी तिमाही में एक्सपोर्ट से आए 100% का उछाल 750 करोड़ रुपए पे पहुंची, मार्जिन 5.5% सुधर कर 8.8% पे इस कंपनी के पहुंचे हैं। इस तरह का परफॉर्मेंस है और अब एक्सपोर्ट से कुल आय का 35% रेवेन्यू ये कंपनी कमाती है। डीमोनेटाइजेशन उसका नियर टर्म इंपैक्ट है, क्योंकि पीसी ज्वेलर्स की ऑलमोस्ट 32% सेल्स कैश में होती थी, पर इसीलिए आपने देखा स्टॉक साल के जो हाईज थे 531 के, वहां से 28 से 30% करेक्ट हो गया था। पर अब जैसे से रीमोनेटाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का, हालात वापस नॉर्मलाइज हो रहे हैं और ज्यादातर लोग मानते हैं डीमोनेटाइजेशन के चलते ऑर्गेनाइज ज्वेलरी सेगमेंट को लंबी अवधि में भरपूर फायदा होने वाला है। न सिर्फ डीमोनेटाइजेशन बल्कि पैन कार्ड ट्रांजैक्शन जो इंप्लीमेंट करने की बात है या फिर ज्वेलरी की हॉलमार्किंग मैंडेटरी करने की बात है, ये सब ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर के लिए भरपूर फायदा लाने वाला है। जिस तरह का एग्रेसिव रोल आउट है इस कंपनी का, कहा जा रहा है अगले 2 से 3 सालों में पीसी ज्वेलर इस देश की टॉप 3 पैन इंडिया प्रेजेंस वाली कंपनीज में से एक होगी। ये कंपनी लगातार अपनी बैलेंस शीट मजबूत कर रही है। हाल में आपको याद होगा फंड रेजिंग करी थी डीवीआई, मॉरिशस और फिडिलिटी से, ऑलमोस्ट 250-260 करोड़ रुपए के आसपास की फंड रेजिंग थी। तो एग्रेसिव केपेक्स जो है, रिटेल प्रेजेंस जो बढ़ाने की कोशिश है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो बढ़ा रही है, उसको फंडिंग करने में आसान होगा इस कंपनी को। लगातार नए कलेक्शन इनोवेशन से कंपनी डिलीवर कर रही है। इनफैक्ट स्टडेड ज्वेलरी जिसे हम कहते हैं जड़ाऊ, उस पर इस कंपनी का फोकस बढ़ रहा है, जिससे मार्जिन्स में एक तगड़ा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। सोने की कीमतें 2 महीने के हाईस पे $1200 के ऊपर कामकाज हो रहा है, इससे मार्जिन्स को टेलविंड यानी कि बढ़ावा मिलने वाला है। और इस कंपनी का अब तो वेल एस्टैब्लिश फोकस ई कॉमर्स वर्टिकल है wearyourshine.com, जिसमें अब 30 ब्रांड्स लाइव है ऑलरेडी। रीमोनेटाइजेशन जैसे जैसे पिकअप हो रहा है, 7th पे कमीशन की हम बात कर रहे थे, उससे हालात इंप्रूव होंगे। बजट में टैक्स इंसेंटिव्स, बजट में कहा जा रहा है कंजम्पशन को बढ़ावा देने की कोशिश होगी, और अब तो कहा जा रहा है बजट में शायद एक गोल्ड पॉलिसी का अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो ये सेक्टर फोकस में रहेगा और ज्वेलरी सेगमेंट में पीसी ज्वेलरी या पीसी ज्वेलर एक की बेनिफिशियरी होगा, जिस तरह की रैपिड ग्रोथ इस सेगमेंट में देखने को शायद मिले। प्रमोटर्स का बेहद हेल्दी 70.5% का स्टेक, और दूसरी इंटरेस्टिंग बात, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का इस कंपनी में ऑलमोस्ट 23.5% का स्टेक है, यानी कि 93%, 94% बेहद स्ट्रांग हैंड्स में। पिछले कुछ दिनों के दबाव के बाद कल एक स्टॉक में रिवाइवल देखने को मिला है। शायद मूड बदलता हुआ स्टॉक स्पेस के लिए रेडार पर रखें इस बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी पीसी ज्वेलर्स को। ऑलराइट, तो पीसी ज्वेलर्स पर नजर रखिए। अच्छा, ये तो एफएनओ में भी है, तो आज कैश मार्केट का नहीं, आज एफएनओ वाला स्टॉक बताया आशीष ने। सुमित से ही पूछते हैं। सुमित, टाइटन और पीसी ज्वेलर्स ये 2 ही शेयर हैं एफएनओ में, आपको कौन सा अच्छा लगता है? मैं जैकपॉट के साथ जाना चाहूंगा। पीसी ज्वेलर्स अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट हम भी पीसी ज्वेलर्स में बाई देने वाले थे। ये एक बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड से एक सपोर्ट लेके अभी तेजी करने की कोशिश कर रहा है। इमीडिएटली ऐसा लगता है हेमंत कि ये स्टॉक यहां से जैसे ही 400 का लेवल क्रॉस करेगा तो हमको 435 से 440 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। आई थिंक पीसी ज्वेलर्स पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये नीचे के अंदर सपोर्ट लेता है 350, 360 के आसपास है, ऊपर में रेजिस्टेंस लेता है 400 लेवल्स के आसपास। तो जैसे इस बार ये अपना 200 डीएमए 400 का लेवल्स क्रॉस करेगा तो हमको 435 से 440 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल पर ये एब्सोल्युटली बाय बन रहा है। प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से अगर प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करते हैं तो 370 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 430, 440 के टारगेट होने चाहिए।
ओके, तो ये है राय आपके लिए। चलिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में कुछ शेयरों का रुझान, जो बता दूं आपको मैं नतीजे के दम पर। चेन्नई पेट्रो 7% मजबूत दिख रहा है। आज का स्टार परफॉर्मर चेन्नई पेट्रो हो सकता है 353। वागले साहब के चेहरे पर बड़ी स्माइल आती और जाहिर सी बात है कि इन्हें भी बढ़ रही है वागले साहब की। ओके, इसके अलावा अशोका बिल्डकॉन 5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग 3.5% ऊपर। ट्रेंट ने भी नतीजे पेश किए कल बाजार बंद होने के बाद, अच्छे नतीजों के दम पर 2.5% ये ऊपर है। एल&टी इन्फोटेक एक और स्टॉक है जो 2% मजबूत नजर आएगा। अच्छा, भारतीय इंफ्राटेल, ये इंटरेस्टिंग है, नतीजे कमजोर दिख रहे थे लेकिन उसके बावजूद स्टॉक 1.25% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। इंटरेस्टिंग। अब कमजोर क्या है? जीएसएफसी, माय गॉड, 8% का कट। नंबर तो खराब तो थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन बड़ी मार पड़ रही है। 6% नीचे खुलेगा कर्नाटक बैंक। लीवर 4% नीचे। एशियन पेंट्स एकदम कली के लेवल के आसपास। तो 3 दिग्गज में एक कमजोर खुलेगा लीवर, एक मजबूत खुलेगा भारतीय इंफ्राटेल और एशियन पेंट्स कल के भाव के आसपास। ये प्री ओपनिंग सेशन से संकेत है। प्री ओपनिंग सेशन से एक और संकेत है, वो ये कि 8,400 के ऊपर हम करेंगे आज की पारी की शुरुआत। हाफ सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स और मिड कैप इंडेक्स में 1.5% की मजबूती। बैंक निफ्टी, जो मैं आज कह रहा था कि बैंक निफ्टी पे लीडरशिप आने की संभावना दिख रही है, 88 अंक ऊपर, 0.5% मजबूत। तो सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी मजबूत दिखाने की कोशिश करता हुआ दिखा है। तो कहां से आ रही है मजबूती? बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक, यस, एक्सिस, ये चारों बैंक मुझे दिख रहे हैं पॉजिटिव साइड पर। सीमेंट शेयरों पर नजर रखिएगा। अल्ट्राटेक, अंबुजा प्री ओपनिंग सेशन में मजबूत दिख रहे हैं और हीरो मोटोको, भारतीय इंफ्राटेल जैसे शेयरों में भी थोड़ी तेजी के साथ शुरुआत होने की संभावना यहां पर नजर आएगी। तो कमजोर क्या है? एचसीएलटेक, हाँ, नतीजे के बाद 0.25% कमजोर है एचसीएलटेक शुरुआती कारोबार में। हालांकि वॉल्यूम्स ज्यादा नहीं है तो बहुत घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन देखते हैं कि ये कितना कमजोर खुलता है, इस पर नजर रखनी जरूरी होगी। ये शुरुआती कारोबार आपके लिए स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहा है। तो कल के हाई के ऊपर खुलने की तैयारी हो रही है? हाँ, कल के हाई के ऊपर खुलने की तैयारी है। कल निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 8,400 पर शुरुआत की है। निफ्टी ने आज की पारी की शुरुआत 44 अंक ऊपर आपको सेंसेक्स नजर आएगा। देख लेते कौन से स्टॉक सेक्शन में। टॉप लूजर है एचसीएलटेक, 2.5% का नुकसान नतीजे के बाद। इनलाइन नतीजे, लेकिन बाजार को शायद उम्मीदें ज्यादा थी और तेजी की पोजीशंस भी बनी हुई थी, तो इसके चलते मार पड़ती हुई दिख रही है। भारतीय एयरटेल आज नतीजों से पहले 1% लुढ़कता हुआ दिखा है, ये इंटरेस्टिंग है। एशियन पेंट्स में 1% का नुकसान है। इन्फोसिस, लीवर, ये कुछ एक और दिग्गज है जो कमजोरी का दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं बाजार पर। तो मजबूत क्या है? यस बैंक, इंडसइंड 1% मजबूत है। कल हम फेसबुक लाइव में बात ही कर रहे थे कि ये 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो अच्छे मजबूत रह सकते हैं। भारतीय इंफ्राटेल ने अच्छी शुरुआत की है आज की पारी की। आइडिया मजबूत है, तो आइडिया मजबूत है, भारतीय कमजोर है, ये देखना होगा। आइए वायदा कारोबार में। कर्नाटक बैंक 4% के नुकसान के साथ टॉप लूजर। 2.5% नीचे आपको एचसीएलटेक नजर आएगा। पीएफसी 2% नीचे है और आईडीबीआई बैंक में 1.5% का नुकसान। ये कुछ एक शेयर है जो कमजोर है। मजबूत क्या है फिर? पीसी ज्वेलर्स 2.5% मजबूत है। सेंचुरी 1.5% मजबूत है। बीएमएल रिकमेंड किसने किया था? दोनों ने, वागले साहब और विकास सेठी दोनों। तो फिर तो चलना ही है। 1.5% ये मजबूत होता हुआ दिखा। ये स्टॉक से जो तेजी की तरफ है, जबरदस्त प्रदर्शन दिखता हुआ बाजार में, आप कह सकते हैं कल की तेजी के ऊपर। और एक फैक्टर जिस पर नजर होनी चाहिए वो है बैंक निफ्टी, 125 पॉइंट का जबरदस्त उछाल। और आप हमारी टिकर टीम देखिए, आपको बता रही है कि ज्वेलरी सेक्टर के शेयर किस तरह का बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पीसी ज्वेलर्स में तो अच्छी तेजी है ही। सुमित बगड़िया कह रहे थे, आशीष का आज का जैकपॉट स्टॉक है। इवन टाइटन देखिए मजबूत खुला है 1% ऊपर। ये दोनों एफएनओ वाले शेयर। और देखिए गीतांजलि जेम्स 3.5% ऊपर कारोबार करता हुआ। टीवीजी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वागले साहब को ये शेयर पसंद था। अच्छा, नीरज की टीम में भी आज शामिल था। तो ज्वेलरी सेक्टर जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। थंगामाइल ज्वेलरी भी देखिए 4% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। अर्निंग सीजन की बात करें तो आप देखिए चेन्नई पेट्रो में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और जब चेन्नई पेट्रो मजबूत हो तो फिर एमआरपीएल भी मजबूत होता है। ट्विंस हैं, ये भी देखिए 2% मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत कर चुका है। छोटे छोटे स्टॉक्स बड़े उछाल दिखा रहे हैं। यस बैंक देखिए इस समय 2% की मजबूती दिखा रहा है। ये शेयर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। कमजोर नतीजों के दम पर कर्नाटका बैंक में भी गिरावट है और जीएसटी में भी कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और टॉप गेनर तो आज नो प्राइसेस फॉर गेसिंग पीसी है, 4% ऊपर एफएनओ में देखिए ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल। और वायदा कारोबार के अलावा कुछ और स्टॉक्स जो बड़े दमदार एक्शन दिखा रहे हैं, उनमें चेन्नई पेट्रो 6.5% मजबूत। ट्रेंट नतीजे के बाद 3.5% मजबूत। और इतना ही मजबूत दिखेगा आपको अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन आपके सामने लेकर आएंगे, जहां पर अच्छे नतीजे के बाद 3.5% की मजबूती है। जीआईसी हाउसिंग 1.5% मजबूत है। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स 3% मजबूत है। इनफैक्ट टाटा कम्युनिकेशन
क्या वागले साहब के चार्ट है वहाँ। वागले साहब ने इतने खराब नतीजे के बाद बोले गिरेगा नहीं, और आप देखिए हरे निशान में आ गया, आधा पौन % मजबूत है। जीएसएफसी आज का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला शेयर, 11% का बड़ा कट। बहुत रैली भी काफी बड़ी हुई थी नतीजों से पहले। इसके साथ साथ जीएनएफसी जिसने भी नतीजे कोई खास नहीं दिए, 5% जीएनएफसी भी टूट गया। तो जीएनएफसी कमजोर है, जीएसएफसी कमजोर है, ये इस वक्त का रुझान आपके सामने। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी ने बाजार का मूड संभाला है और आप देखिए पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में ये थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ था। कल जरूर थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश करी तो बाजार ऊपर गया और 8,400 के ऊपर बना हुआ है बाजार। ये एक अच्छी बात कही जाएगी, कल के दिन के हाईस के ऊपर निकल गया है। तो अगले साहब से पूछा जाए, अगले साहब कल एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी पर ही आज कॉल बताइए क्या और ऊपर जा सकता है? आई थिंक हेमंत स्ट्रेंथ तो अभी आ रही है बैंक निफ्टी। आपका टारगेट 19,100 का था ना सुबह जो आप बता रहे थे? हाँ। तो मुझे लगता है वो तो आ जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 19,100 तो आई थिंक 19,000 तो आ गया, 100 पॉइंट तो ऐसे ही आ जाएगा। बट अगर वो क्रॉस करता है तो मुझे लगता है 19,250 की तरफ के मूव की तरफ जाना चाहिए, जो भी आज या कल तक एक्सपायरी तक आ सकता है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है एक्सपायरी 8450 8500 के बीच में होनी चाहिए। पीसी ज्वेलर्स पर जो सुमित ने टारगेट दिया था 435 का, वो अचीव होने वाला है। आप देखिए अब 4.5% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ 403 है, लेकिन एफएनओ में क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है ये शेयर। बिल्कुल, और अच्छी दमदार तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ये संकेत इस वक्त आपके सामने आता है। हाँ चलिए, कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं, एक स्टॉक जहां पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, कोल इंडिया। कोल इंडिया में कोई खबर ऐसी सुनने में नहीं है। कोल इंडिया में पोजीशंस काफी बनती हुई दिख रही है। 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और 1% स्टॉक बढ़कर आया है। 5.5-6 लाख शेयर सुबह सुबह जुड़े हैं कोल इंडिया में। सुमित बताएं, कोल इंडिया के स्टॉक में कोई एक्शन है क्या? खरीदारी का मौका है इस लेवल पर? यस बिल्कुल अनिल जी, एक्शन देखने को मिल रहा है, खरीदारी कर लेनी चाहिए। इंट्राडे के हिसाब से 302 रुपए का स्टॉप लॉस और ऊपर में इमीडिएटली 310 रुपए का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो 316-318 इंट्राडे में ही देखने को मिल सकता है। तो प्रेजेंट लेवल पे 307-308 पे खरीदारी करें, 302 रुपए का स्टॉप लॉस और ऊपर में 316 तक के टारगेट। बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है यस बैंक का। ये भी देखिए एफएनओ वाला काउंटर, इसने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू किया है, 2% मजबूत है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इंडसइंड बैंक में भी तेजी देखने को मिल रही है आज के दिन। यस बैंक, ये बताइए ये कैसा लगता है आपको सुमित? अच्छा ही लग रहा है हेमंत, ये स्टॉक और यस बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों ने ये अच्छा मूव दिखाया है। अभी इमीडिएटली अगर देखेंगे तो यस बैंक अपने जो लास्ट टाइम के हाईज है जो कि सितंबर मंथ में लगे थे वो शायद ब्रेक करने की कोशिश करेगा। 440-447 के आसपास का इमीडिएट लेवल है। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे अगर यस बैंक में किसी ने ट्रेडिंग के लिहाज से बाय करना है प्योरली आज और कल के लिए तो बाय कर सकते हैं। 1390 का स्टॉप लॉस, 1410 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस और ऊपर में इमीडिएट टारगेट 1440 के होंगे। और लास्ट टाइम के जो हाईज है अगर वो ब्रेक करता है तो फिर हमको ये 1500 तक की रैली दिखा सकता है यस बैंक। इमीडिएटली 1440 के टारगेट के लिए 1410 पे खरीदे, 1390 का स्टॉप लॉस। बीपीसीएल में क्या हो रहा है? बीपीसीएल देखिए आज वायदा कारोबार में ओपन इंटरेस्ट में टॉप गेनर है। क्रूड $52 के आसपास से रुपया थोड़ा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। ये एक रीजन हो सकता है। 11.5 लाख शेयर आज सुबह सुबह जुड़ते हुए दिख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट में और 0.5% स्टॉक मजबूत है। टॉप गेनर ओपन इंटरेस्ट में ये 2 सरकारी कंपनियां, एक तो कोल इंडिया जहां पर बिना कोई खबर के, दूसरा बीपीसीएल। इतनी पोजीशंस बनी, वायदा कारोबार में अच्छी तेजी दिखा रहा है, अच्छा वॉल्यूम एक्शन दिखा रहा है। कुछ है 4% के, शायद 52 वीक हाई भी आज इसने लगाया होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है जो कि 675, 676 उसको इसने आज क्लियर किया है। और कौन सा लेवल पर किया? 676 676 के ऊपर मजबूत हो गया, के ऊपर क्लियर किया है ऑलरेडी। हाँ। और मुझे दिखता है ये 682 जो कल का है उसके ऊपर क्लियर करेगा इजीली, वो भी मुझे दिखता है। और कल के जो वॉल्यूम्स थे वो बहुत ज्यादा थे तो वो कहीं ना कहीं बाइंग ये सस्टेन होगी। तो मैं इसमें 675 के स्टॉप लॉस से 696 का मतलब 15 रुपए अपसाइड दिखता है मुझे। और रिस्क आपको 4 या 5 रुपए के लिए नहीं है। ये 696 वाह। तो और ये जायंट फ्यूचर्स के लेवल से अच्छा आज और कल में मतलब जबरदस्त। अच्छा, कल भी हम देख रहे थे जब आखिरी सौदा कर रहे थे, ओके, ये शेयर क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा था। अच्छा, आप देखिए चेन्नई पेट्रो के जो नंबर्स आए हैं, कामकाज तो सेम ही है ना, रिफाइनिंग तो करती है कंपनी। वही हम बात कर रहे थे कि एचपीपी आईओसी पे तो लोगों का फोकस। हाँ, ये रीजन हो सकता है कि
कि चेन्नई पेट्रो के इतने दमदार नंबर्स देखने के बाद लोगों का मूड अब इस तरफ बढ़ रहा है। एग्जैक्टली ये पॉइंट सही है। और आपका 682 पार हो गया है। 682 के बाद अब 696। स्टॉप लॉस कुछ रिवाइज करना है या आपका 676? नहीं, 676 ही बन सकता है। उसके ऊपर अब मतलब चॉपीनेस में वो खा के फिर जाएगा उसमें। हाँ, तो 676 रखा है। तो इतनी रिस्क तो वैसे भी आपके बोलने पे 5 रुपए नीचे तो लिए ये 4-5 रुपए लोगों ने, तो 696 के लेवल के लिए होल्ड करें। तो ये शुरुआती एक्शन बहुत तगड़ा नजर आया, लेकिन शुरुआती एक्शन स्टॉक 2020 का भी कम तगड़ा नहीं है। देखिए, संगना माइल, ऑप्टो, टाटा मेटालिक्स, वाइस रॉय होटल और जुआरी एग्रो, ये हेमंत की टीम के दमदार खिलाड़ी आज के सेशन में। और कुछ और प्लेयर्स आपके सामने रख दें। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई पेट्रो, चेन्नई पेट्रो ये नीरज की टीम में था। टीबीजी, गीतांजलि, अशोका, ये तमाम शेयर है जो मजबूत प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। हेमंत, सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स। जी हाँ, सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स। और जो हम कह रहे थे बैंक निफ्टी पर नजर रखिए, जोकर इन द पैक यही रहने वाला है। 140 पॉइंट ऊपर आप देखिए इस समय प्रदर्शन दिखा रहा है। कुणाल, क्या लग रहा है? ये तो बाजार का मूड बिल्कुल बदल गया। शुक्रवार को जो मूड बिगड़ा लोगों का, लोग घबरा गए, लेकिन कल जिस तरह से स्मार्ट मूव दिया और आज जिस तरह से ओपनिंग हुई है, 1 गिरने वाले शेयरों के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर, आप अपना भी टारगेट बताइए बाजार पर भी और बैंक निफ्टी पर भी। देखिए जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर हेमंत है, जिस तरह का गैप अप ओपनिंग आज बैंक निफ्टी में देखी गई है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी बड़ी आसानी से आपको 19,200, 19,250 के लेवल्स दिखाएगा। तो मेरी राय में डेफिनेटली यहां पर बाय करके चलना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही पहचाना कि जो रियल स्ट्रेंथ है मार्केट में वो बैंक्स के कारण है। तो मुझे लगता है कि 19,250 तक बैंक निफ्टी चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आपको निफ्टी पर भी 8500 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो मुझे 8500 के लेवल्स निफ्टी पर और 19,250 के लेवल्स बैंक निफ्टी पर आते हुए दिखते हैं। ओके, 2 स्टॉक आपके लिए। सेंचुरी टेक्सटाइल पहला लेता हूं। आज वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकला है। सुमित, आप बताएं। और देखिए, बैंड से बाहर निकलते लोग लपक कर पोजीशन बना रहे हैं। आप देखिए 1.5% स्टॉक मजबूत है और 3% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो क्या एक तो ये और दूसरा जस्ट डायल भी, जहां पर आज बेंच से बाहर निकलते पोजीशन बनती हुई दिख रही है। 2% यहां भी ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ। हालांकि जस्ट डायल में अच्छी बात है कि अभी तक प्राइस एक्शन नहीं आया। तो जस्ट डायल और सेंचुरी, क्या फ्रेश पोजीशन बनाने का वक्त है यहां पर? बताएं सुमित। हाँ जी अनिल जी, सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये 3-4 दिनों से बैन में चल रहा था। तो इसके अंदर लोग वेट कर रहे थे कि कब से ये बैन से खुले, और बैन के खुलते ही इसके अंदर वही एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों का अगर हम मूव देखेंगे सेंचुरी टेक्सटाइल का, तो ये स्टॉक ने इमीडिएटली ऊपर के अंदर 825 और नीचे के अंदर 790 के आसपास का रेंज में खेला है। अभी इमीडिएटली 825 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये आई थिंक 850 इमीडिएट जाएगा, और 850 का अगर लेवल ब्रेक हुआ तो 890 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए इमीडिएटली। अगर प्योरली इंट्राडे के हिसाब से काम करेंगे तो 815 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऊपर में इमीडिएट टारगेट 850, 860 के लेवल्स के हो सकते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर। जहां तक अनिल जी जस्ट डायल का सवाल है, जस्ट डायल का स्ट्रक्चर खराब है। इसके अंदर अब तक कोई भी प्राइस एक्शन देखने को मिला नहीं है। आई थिंक जब तक इसके अंदर कोई प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलता तब तक एक बार बाइंग के सौदे से बचना चाहिए। इसके अंदर तेजी तभी देखने को मिलेगी जब ये इमीडिएटली ऊपर में 365 का लेवल क्रॉस करेगा। जब तक 365 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक जस्ट डायल वीक है। तो जस्ट डायल वीक है, लेकिन सेंचुरी टेक्सटाइल मजबूत है, इस पर नजर रखिएगा। और एफएनओ की एक्सपायरी से पहले जनरली सेंचुरी टेक्सटाइल बड़े मूव देता है, और उन्होंने सही समय पर स्पॉट भी किया है। तो इस पर तैयार हो रहा है, इस पर नजर रखिए। अच्छा, अब आज 5 एनबीएफसीज के नतीजे हैं। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, L&T फाइनेंस होल्डिंग, M&M फाइनेंशियल्स, इवन PNB हाउसिंग फाइनेंस और ICICI थ्रू लाइफ। ये बताइए विकास, आपकी कौन से नतीजे पर नजर है, अच्छे या खराब के लिहाज से, दोनों लिहाज से बताइए। देखिए बिल्कुल हेमंत, जो नतीजे आने वाले इस क्वार्टर के वो हो सकता है थोड़ा बहुत हमको डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट देखने को मिले। तो जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है वहां पे तो नतीजे थोड़े डिसअपॉइंटिंग हो सकते हैं। बाकी हाउसिंग फाइनेंस पे मुझे लगता है नतीजे, जिस तरह के नतीजे जो अभी तक हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने पेश किए हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है वहां पे कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। तो वहां से पॉजिटिव नतीजे आने चाहिए। और माइक्रो फाइनेंस में मुझे लगता है भारत फाइनेंस के नतीजे थोड़े डिसअपॉइंटिंग हो सकते हैं। और जो आपने हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स अगर आज है जिनके नतीजे आने हैं तो वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट रहना चाहिए। ओके, एक स्टॉक जो बैंकिंग सेक्टर में हेमंत 4% की मजबूती बनी है, और जिन लोगों ने इस मजबूती को मिस कर दिया, नहीं ले पाए, उनके लिए एक स्टॉक दिख रहा है मुझे। बताइए। जो भागने को तैयार है, फेडरल बैंक। 9% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, और ओपन इंटरेस्ट गेनर में ये तीसरे नंबर पर है फेडरल बैंक, और स्टॉक में प्राइस एक्शन नहीं हुआ है। क्या प्राइस एक्शन के लिए तैयार हो रहा है ये शेयर? वो तो वागले साहब 40 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में आज सुबह सुबह। वागले साहब 4 से क्या ऐसी?
अनिल जी व्यू पॉजिटिव है, वॉल्यूम ब्रेकआउट आ चुका है, प्राइस ब्रेकआउट 79 के ऊपर आएगा। आई थिंक हम बात करते करते आ गया ऑलरेडी 79.10 तो मुझे दिख रहा है। ये 81 का मेरा टारगेट होगा और 78.30 बस 81 का ही। हाँ मतलब इंट्राडे के लिहाज से आप 70 पैसे, इस 11,000 का लॉट है सर। अच्छा वो हमें पता नहीं होता, ये लॉट हमें पता नहीं होता। ये लॉट साइज लॉट भी आया था। हाँ लॉट हमारे को अच्छा हमारे आता नहीं तो हम दिमाग ही नहीं लगाते, हमारे तो खाली प्राइस आती है। तो उस लिहाज से मतलब 70 पैसे मतलब 5-7 हजार की रिस्क ट्रेडर ले सकता है, उससे ऊपर नहीं ले सकता है। मतलब अगर मैं बड़ा स्टॉप लॉस दूं और 20,000 का रिस्क लंबा वाला टारगेट किसी को ये शेयर, जैसे मुझे जो लोग बताते हैं कि इस शेयर को लेके पोर्टफोलियो में भूल जाना चाहिए कम से कम 1 साल के लिए, वो टारगेट कौन सा 1 साल का टारगेट? वो आप बोल रहे हो तो फिर 110 का 2 से 3 महीने का पोजिशनल व्यू है, वो 110-115 का व्यू बनता है और उसके पहले एक छोटा टारगेट 85 का है। एज ए ट्रेडर कुछ दिनों के लिए मैं उसमें मतलब देखो हम आज के डिनर का सोचे ना कि 2 महीने के बाद की नहीं सही है। हमें तो देखिए ट्रेडर को भी सेटिस्फाई करना है और इन्वेस्टर को भी सेटिस्फाई करना है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है एब्सोल्युटली। और सी मैं तो और अलग तरीके से देखता हूँ, जिसको ट्रेडिंग करनी है अच्छे शेयरों में करिए ना, उसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले शेयरों में ट्रेडिंग करनी चाहिए, ताकि क्या कभी गलती से, क्योंकि बहुत हम कितना ही बोले, वागले साहब कितने जोर जोर से बोले स्टॉप लॉस लगाओ, वागले साहब को भी पता है कितने लोग लगाते हैं, बराबर है। और फिर आपको मैंने शो देखता हूँ दोपहर में, मैंने ये स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो होता ही है, वो कोई खास बात नहीं और वो गलत नहीं है, मानसिकता होती है सब। देखिए हम ज्ञान कितने, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल जो ट्रेडर ट्रेड कर रहा है, सही बात, वो लॉस में काटने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, राइट? तो नहीं होता है। तो ऐसे में क्या सबसे बढ़िया है, आप ऐसे शेयर में ट्रेड करो ना जो आपके पास गलती से रह भी गया तो तकलीफ नहीं। फेडरल बैंक उस कैटेगरी में फिट होता है, आप किसी भी भाव पर खरीद भी लेंगे तो फंसेंगे नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा जो ये शो देख रहे हैं और थोड़े फंडामेंटल्स जानना चाहते हैं तो विकास सेठी जी से पूछ लीजिए। पूछिए सेठी साहब, आपको कैसा लगता है ये बताइए। नहीं, फेडरल बैंक पे मैं हमेशा से ही बुलिश हूँ। बहुत निचले लेवल्स पे मैंने इसको आइडेंटिफाई किया और रेकमेंड भी किया आपके चैनल्स पे 50-52 के लेवल। मैंने कहा बाजार के एक बड़े दिग्गज निवेशक का भी इस पे निवेश है और मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में फेडरल बैंक और इवन कर्नाटका बैंक, जिसके आज नतीजे खराब आए और थोड़ा वीक जरूर खुला था, बट मुझे लगता है अभी ये रिकवर हो चुका है, इसको भी रडार पे रखना चाहिए और मुझे लगता है लंबी अवधि में ये दोनों बैंक बहुत अच्छा कर सकते हैं। पता नहीं, कर्नाटका बैंक तो नंबर्स के दिन बड़ा झटका देता है, उसके बाद सुधर जाता है। लेकिन मैं तो एक सिंपल चीज बोलता हूँ, अगर मुझे कर्नाटक बैंक और आरबीएल बैंक चुनना है तो आरबीएल बेटर है। हाँ, भले कर्नाटक उससे वैल्यूएशन में बहुत सस्ता है, लेकिन आरबीएल की परफॉर्मेंस देखिए, क्योंकि ये एक ही तरह के, वो कर्नाटक वाले एरिया में दोनों का मैंने कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ, साइज के हिसाब से नहीं कर रहा, मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ कि उसी एरिया के स्टॉक्स हैं तो वो ज्यादा बढ़िया। एक और स्टॉक जो एनबीएफसी की लगातार बात करें, अगर एनबीएफसी में आज मुझे कहीं एक बढ़िया एक्शन वाला शेयर दिख रहा है तो वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में देखिए, अच्छा एक और श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक खास बात और है, देखिए हेमंत, हमने एशियन पेंट्स और लीवर के नतीजे जो देखे, अगर नोटबंदी का असर उन कंपनियों पर नहीं है तो ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर, फिर ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनियों पर भी लिमिटेड होगा। ठीक बात है। एक और चीज जो शायद आप ही बता रहे थे कि स्क्रैपिंग पॉलिसी वाली बात, वो है। और बीच में जो ये क्या हुआ, जो टोल नाके फ्री कर दिए थे ना, तो इनका पूरा फायदा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने उठाया कि जितना माल भेजना है भेजो आराम से, इस वक्त तो टोल नहीं लग रहा है। सही बात है। तो वो एक बड़ा फायदा, तो मुझे लगता है ये एक स्टॉक है जो आज बढ़िया एक्शन दिखा रहा है, 3.5%। कुछ अंदाजा है रिजल्ट के बारे में, क्योंकि जनरली अभी तक लिस्ट नहीं है। ओके, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक और स्टॉक है। सुमित, इसको देखकर बताएं क्या यहाँ पर कोई मौका है खरीदारी करने का, क्योंकि एफएनओ में थोड़ा एक्शन देख रहा हूं मैं आज के सेशन में। यस अनिल जी, जस्ट थोड़ा सा एक्शन अभी स्टार्ट ही हो रहा है, 932 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जैसे ही ये 940 का लेवल टूटेगा तो इसके अंदर 8% से 10% की तेजी देखने को मिलेगी, यानी जो मेजर क्लोजली लेवल वॉच करने वाला है वो 940 का। 940 के ऊपर निकला तो 990 से 1000 के लेवल्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक अगर थोड़ा सा वेट करके ले लेंगे आधा घंटा अगर ये 940 के लेवल के बाद, तो फिर कन्विक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई रहा है ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में। बाय तो इसमें बन रहा है, बट कन्विंसिंग बाय 940 के ऊपर बनेगा, जिसके अंदर टारगेट बनेंगे 990 से 1000 लेवल्स के। 940 के ऊपर अगर बाय करते हैं तो 920 का स्टॉप लॉस होगा। ये इंटरेस्टिंग है, 940 के ऊपर सीधा 10% की तेजी। तो ऐसे थोड़ा ना नाम है सुमित बगड़िया, टारगेट एग्रेसिव वाले देने के लिए जाने जाते हैं और अचीव भी होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल देते हैं। तो बोल्ड कॉल और आज का बोल्ड कॉल ये, इस पर नजर रखिए। अच्छा मैं एक बार बता दूं आज हमने कौन कौन से स्टॉक्स की बात करी। पीसी ज्वेलर्स इस समय देखिए एफएनओ में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर है, 3% ऊपर। सेंचुरी टेक्सटाइल अनिल ने बताया, इस पर नजर रखिए।
एफएनओ से बाहर आया है, खरीदना चाहिए। माफ कीजिएगा, एफएनओ में बैन से बाहर आया, खरीदना चाहिए। 3% का इजाफा यहां देखने को मिल रहा है। फेडरल बैंक की बात हमने कही, वो भी देखिए टॉप 5 गेनर्स में। येस बैंक की बात भी हमने कही, यहां पर भी देखिए 1.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। एफएनओ में 5 सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले वही शेयर हैं जो सीएनबीसी आवाज पर डिस्कस होते हैं। अच्छा, बीपीसीएल, वहां पर भी देखिए जबरदस्त प्रदर्शन। लेवल की भी बात करें, जब अनिल जी ने फर्स्ट स्पॉट किया था 675-76, अभी 10-12 रुपए ऊपर। तो ऐसे थोड़ा हम कहते हैं, देश का नंबर 1 बिजनेस है। बिल्कुल। और आपका अपना आपका अपना हाँ, ये आपका अपना जोड़ा है वागले साहब ने। हाँ बिल्कुल। तो बड़ी मजबूती के साथ दमदार कारोबार होता हुआ दिख रहा है और अच्छे मौके एक के बाद एक आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। एक स्टॉक कुणाल आपके लिए, ब्रिटानिया। अब मुझे नहीं पता ये शेयर किस तरफ जाने वाला है, या आप चार्ट्स देखकर बताएंगे इंट्राडे के लिए। और वो मैं इसलिए पूछा हूं कि प्राइस मूवमेंट कुछ भी नहीं है, वही भाव है कल के आसपास का, लेकिन स्टॉक में 10% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। इलिक्विड शेयर है, ये बात सही है, लेकिन इलिक्विड शेयर में भी कोई तो पोजीशन बना रहा है सुबह सुबह, तो इसको किधर जाना है, ऊपर या नीचे, ये बताइए। अनिल जी, आपके नाम लेते ही इसमें मूवमेंट शुरू हो गया है, लेकिन अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो देखिए पोजिशनल लिहाज से तो बहुत ही बेहतरीन काउंटर है। अगर आप इसको लेकर के होल्ड करें तो मुझे लगता है कि 3300 के लेवल्स यहां पर आएंगे। इंट्राडे मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट फिट नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। फिर भी अगर आप इंट्राडे ट्रेड लेते हैं तो मुझे लगता है कि हो सकता है आज आपको 3150 के लेवल्स आते हुए दिखे, तो इंट्राडे ट्रेड लेना है तो जरूर ले सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि इस काउंटर में थोड़ा पोजिशनल इन्वेस्टमेंट करें तो 3300 के भाव भी आते हुए दिखाई देंगे। बात है, पोजिशनल ट्रेड है, पोर्टफोलियो वाला शेयर है। दरअसल ये अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न्स देने के लिए जाना भी जाता है। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। एक्शन जारी है, अनिल भी लगे हुए हैं, देखिए अच्छे शेयर चुनने के लिए। वागले साहब भी ढूंढ रहे हैं चार्ट्स जो अच्छे लग रहे हैं। कुणाल सराव जी, सुमित बगड़िया जी, विकास सेठी जी भी हमारे साथ बने रहेंगे। एक ब्रेक लेंगे, फटाफट हाजिर हों। पहला सौदा में आप सभी का स्वागत है। बढ़त के साथ भारतीय बाजार देखिए कामकाज करते हुए, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, गिरने वाले शेयर के सामने 3 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर। 100 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 8425 पर है इस समय। निफ्टी कल के हाईस के ऊपर लगातार टिका हुआ है और बैंक निफ्टी सबसे जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। कमजोर क्या है, एचसीएल टेक नतीजों के बाद ये फिसला है, 2% नीचे। एचयूएल करीब 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है और भारतीय एयरटेल के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे, लेकिन ये शेयर भी इस समय नर्वस होता हुआ। एशियन पेंट्स के नंबर्स के बाद देखिए ये शेयर भी थोड़ा सा मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, 1% कमजोर है, लेकिन बाजार की नजर तो अब आने वाले नतीजों पर है। लेकिन ब्रेक के दौरान एक स्ट्रोक ढूंढा है वागले साहब ने, और वागले साहब बोले मैं ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करूंगा। वागले साहब आप बताइए किसको शॉर्ट करना है। अनिल जी, बाद में क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, दोनों साइड खेलने के। बिल्कुल, और हम तो सुबह से कह रहे हैं मौके आपके दोनों तरफ है, तो बताइए। में मुझे वीकनेस दिखाई दे रहा है। 335 वाज दैट लेवल जब हमने बात की थी, अभी 333 334 के बीच में ट्रेड हो रहा है। 3650 का स्टॉप लॉस रखे, अगेन ये जैन के लेवल्स है, और ऑन द डाउन साइड 325 324 के इंट्राडे या मे बी कल तक के टारगेट्स है। वोल्टास ₹3 का रिस्क, ₹10 का डाउन साइड टारगेट। तो जब आप एलएनटी बेच रहे हैं मार्केट लीडर, आज सुबह आपकी कॉल थी एलएनटी इस मजबूत बाजार में, राइट, और एलएनटी की स्पेस की ये कंपनी वोल्टास है, तो ये सेक्टर और उस हिसाब से वोल्टास आपको ध्यान में रखना चाहिए। वोल्टास का नीचे का टारगेट एक बार फिर से बताएं, क्या बताया 324 324 और 336 का स्टॉप लॉस है। 336 का 50 पैसे। आज का एक्सीडेंट एक स्टॉक जरा देखिएगा सुमित जी, आप भी अजंता फार्मा, क्या हो गया शेयर को, इतनी कमजोरी, 5% 4% नीचे और 12-13% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। अभी अभी अचानक से जबरदस्त तेजी, जबरदस्त मंदी हो रही, मंदी दिख रही है। अजंता फार्मा इतने शॉर्ट्स हो रहे हैं, ये क्या बात हुई है, कोई खबर सुनने में नहीं आई। आने वाली होगी, आने वाली होगी जैसे। ये फार्मा कंपनी में यही दिक्कत है, कब कहां से कौन सा झटका किधर से लगेगा पंच, ये पता नहीं चलता। आ गई खबर, अजंता फार्मा की कोई पैठन यूनिट है औरंगाबाद में, वहां इंपोर्ट अलर्ट हो रहा है।
महाराष्ट्र में एक यूनिट है जहां पर इंपोर्ट अलर्ट आया USFDA का, तो फिर तो झटका लगना है सर। जल्दी चार्ट देखकर अब आप बताओ ये कहाँ रुकेगा, कोई रुकेगा या नहीं रुकेगा, या क्या इन लेवल पे भी शॉर्ट करें? नहीं, ये आज से निकल गया है, मतलब निकल गया, और तो निकल गया, पता चलते ही बताया। देखिए मतलब एक्चुअली खबर फ्लैश हुई के बाद तो ये वन वे फॉल आएगा। 1720 पे लेने का प्रयत्न न करें, क्योंकि बॉटम फिशिंग लोग गिरती छुरी को पकड़ना तो नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये बात 1720 पे ढूंढा 1636, माय गॉड, अजंता फार्मा तो गया। ये तो क्या है खबर, एक बार हेमंत फिर से पूरी दोहरा। महाराष्ट्र में इनकी एक यूनिट है जिसको USFDA की तरफ से इंपोर्ट अलर्ट है, यानी यहाँ पे जो दवाएं बन रही हैं वो वहां पर नहीं बेची जा सकती। ओहो, सुमित आपके कोई टारगेट्स हैं इस पे अब स्टॉक पे नीचे की तरफ? जब आप पूछ रहे थे अनिल जी तभी मैं चार्ट देखा था और उसी वक्त मैं 1550 का टारगेट बोलने वाला था, लेकिन थोड़ा सा लक खराब हो गया कि ये बात करने के पहले ही गिर गया। 1600 तो आ चुका है, 1550 इमीडिएट टारगेट है और 1550 अगर जाता है तो फिर और भी खराब हो सकता है, जिसके अंदर हमको 1470 तक के लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे में ये 1550 के आसपास रुकेगा। 1600 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट गया तो 1550 के टारगेट्स पक्के हैं। इमीडिएटली स्ट्रक्चर खराब हुआ है, 200 DMA के नीचे भी आया है और बड़ा ये देखिए अनिल जी आ गया 1570 के आसपास, तो ये आ चुका है। इनका लोअर सर्किट मार चुका है ये शेयर। 10% का जो FNO ट्रेडर्स के लिए लोअर सर्किट होता है वो लोअर सर्किट मार चुका है। और हेमंत 1720 पर आइडेंटिफाई किया था और सवाल पूछते पूछते 1705 1700 हो गया था, जब तक चार्ट्स वागले साहब देख रहे थे। खबर भी मिल रही थी और खबर भी आपने तुरंत बता दी, तब 1680 का भाव था। सोचिए वहां से क्या गया है। देखिए स्टॉक तो रुकने का नाम नहीं। फार्मा कंपनियों में ना यही तकलीफ है, मतलब देखिए फिर भी एक चीज है, अब ये खबरें क्या आएगी क्या होगा ये तो किसी के हाथ में नहीं है। सही बात है। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि आपको टाइमली आगाह करें, तो हमने तुरंत आपको 1720 के लेवल पर अलर्ट कर दिया। USFDA का अलर्ट बाद में आया, आपका अलर्ट पहले आया। एक और बात बता दूं आपको, USFDA ने अपनी वेबसाइट पर ये 20 जनवरी को डाल दिया था कि अजंता का अब जो ये यूनिट है औरंगाबाद की, वहां से इंपोर्ट अलर्ट है। तो ये सूचना बाद में सार्वजनिक हुई है। USFDA की वेबसाइट पर ये दिखा रहा है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये 20 जनवरी को ये अलर्ट आ गया था, तो मैनेजमेंट को ये पता था। मैनेजमेंट को जब पता था तो फिर मैनेजमेंट को पहले बताना चाहिए, एक्सचेंजेस को भी बताना चाहिए। इसमें थोड़ा सा एक इशू है, मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है USFDA मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन की जगह सिर्फ साइट पे डाल के छोड़ देता है। ठीक बात, वो चक्कर है। अब पता था नहीं था, ये अब हम नहीं कह सकते, हो सकता है पता हो और बाद में बताया, वो भी एक संभावना है। लेकिन ये फार्मा कंपनी में ये दिक्कत है। USFDA क्या है, वो दादा है, वो किसी से डरते नहीं। सुबह उठ के ना फार्मा एनालिस्ट को एक काम उनको देखना चाहिए, उनको एक काम करना चाहिए धर्म से, क्योंकि जो फार्मा ट्रैक करते हैं, मैं आपको बता दूं, USFDA की वेबसाइट पर जरूर जाइए और देख लीजिए। प्री ओपनिंग सेशन में ही आपको पता चल जाएगा, बल्कि मार्केट खुलने से पहले, वो लोग रात को काम करते हैं और डाल देते हैं वेबसाइट पर। तो 20 जनवरी को आया था ये, और देखिए अब सार्वजनिक जैसे ही हुई खबर, क्या जबरदस्त फॉल। 1525 रुपए, माई गॉड, 250 रुपए। जिन्होंने सुना टाइम से एक्शन ले लिया वो तो बचे होंगे। 1720 पर आइडेंटिफाई कहते हैं, वहां से 200 रुपए निकला। हमारे एक एक्सपर्ट आते हैं, कहते हैं रिमोट जो है ना उसके अंदर सेल निकाल के रख देना चाहिए। हाँ, बैटरी। जिन्होंने वो काम किया होगा उन्होंने ये ट्रेड किया होगा। खबर कब आएगी क्या आएगी वो हम नहीं बता सकते, लेकिन स्क्रीन का एक्शन कुछ छूटेगा नहीं, ये बात पक्के तौर पर बता सकते हैं। तो स्क्रीन का एक्शन 1720 पे और 1680 पे तो न्यूज भी आपको हेमंत ने पूरी बता दी क्या खबर है, और 1705 रुपए पे वागले साहब ने बोल दिया बेच के निकल जाइए। तो ये तीन। चलिए अब आपसे विदा लेने का वक्त है। स्टॉक्स तो अच्छा, वागले साहब का स्टॉक्स वोल्टाज भी गिरना चालू हो चुका है, अब 330 की तरफ बढ़ा है, लेकिन अभी आपसे विदा लेना पड़ेगा, वक्त हो गया है। तो वागले साहब, कुणाल जी और कौन कौन है, विकास जी और साथ ही सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स को राय, हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। वक्त एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए बाजार के एक जाने माने दिग्गज की राय। एंड्रयू हॉलैंड साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, एम्बिट कैपिटल से। बने रहिए आप। तो अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 35 अंकों की मजबूती, 8,425 के आसपास कारोबार करता हुआ बैंक निफ्टी से आज लीडरशिप बेहतरीन 4% ऊपर इस वक्त आपको नजर आएंगे। बाजार का डायरेक्शन आगे क्या रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एवेंडस कैप ऑल्ट स्ट्रेटेजीज के CEO एंड्रयू हॉलैंड कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एंड्रयू सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन द शो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द नाइस रन अप वी हैव सीन फ्रॉम 7,900 लेवल्स एंड बजट इज अहेड. What do you think? What would be market direction going forward? So I think the market direction is going to be
prevalent on two factors really. I mean, obviously we had the budget next week, and our expectations are, as always, running high. But I think, if anything, it's a lot higher than it has been for some time in terms of what the finance minister will deliver. After demonetisation, obviously now we're all thinking about how to kickstart the economy. So the three kind of focal areas are obviously infrastructure spending, lower corporate tax and lower personal tax. So I think if it delivers on those fronts, then people will feel that the economy can get back to normal. But it really needs to be a little bit more radical, because our expectations are very high. On the negative side, obviously there's still talk about long-term capital gains tax. I don't think there'll be a change in the rate, but they might extend the year from 1 year to 2 years. To kind of bring that in line with other kind of asset classes. And the second part, obviously, is globally, and what President Trump may or may not do. For my part, if you remember, most of last year I talked about my concerns of monetary policy by central governments or central finance leaders. And we needed to move away from that more towards fiscal spending, and in particular, lower corporate tax and lower personal tax. And that's where it seems to be moving at the moment. So that makes me kind of very bullish on the outlook for global growth if that is delivered. Again, the negative side could be if there's trade wars. But I think the next kind of month or so will give us a fair idea of what the economic policies from the US are going to be, and if that's going to lead to any kind of problems globally, or it's going to be that the fact that growth can resume and more from a more sustainable levels from the monetary policy which you've seen over the past, 8 years or so now, and that would have global, not just global economy, but the markets as well. So you spoke about the possibility of a trade war, I heard you. Do you think there is also a possibility of currency war? They say, if the dollar will not appreciate, China may try to devalue its currency. How do you see this going forward? So I think, if you take 2016, that was a year of two things, really. Who could depreciate the currency the most, and who could bring interest rates, to zero or minus as quickly as they could. And you saw that, particularly in Japan, in Europe, in the US, and that played through quite significantly. I think, if I'm looking at this year, I think the message, it seems, is who can bring corporate tax down as quickly as possible to make each of those countries more competitive. So I say that's more the kind of stimulus, the fiscal stimulus, which I'm kind of more bullish on than I would be more monetary policy. So I think, if I would have said to you at the beginning of January of 2016 that the yuan would be nearer to 7 than it is to 6, we've all got pretty scared. But where is it now? It's 6.8, 6.9, and that's really happened over the past year with no real problems globally. When I talk about trade wars, I'm really talking about if there's a border tax, which would be deterrent for say China kind of exporting into the US, and would that then be reciprocated globally, and that's where you get into that trade war. But I think again, India, after that kind of bit of turmoil that we'd have in markets, would still stand out because we're a domestic driven economy, and I think we'd be seeing more of a safe haven in that type of a trade war. Sir, one thing I wanted to know, what are the key things you would watch in this budget? What are your expectations, and how we should approach the budget? So I said, I think we're all going in with, again, as usual, high expectations, and I think if the finance minister can deliver on infrastructure spending and lower corporate tax and personal tax, then I think that's the ingredients I would look for to help kickstart the economy again and get confidence back to us all, kind of, from a personal viewpoint, going out and starting spending money.
and then from a corporate viewpoint that the economy will start to pick up, and therefore corporate capex can also start to move higher gradually over the back end of 2017. So that's the kind of expectations I have there. Otherwise, I don't think he can go too far unless he wants to bust his fiscal deficit. I don't mind a little bit of slippage, but I don't think markets would be looking for anything over 4% in terms of fiscal deficit for next year. Okay. Thank you so much, sir, for taking your time out and speaking to CNBC आवाज. तो एंड्रू हॉलैंड साहब कहते हैं कि बाजार में इस बार उम्मीदें तो काफी है, देखना होगा किस तरह का ये बार बजट आता है. इस बीच बाजार मजबूती के साथ टिके हुए 85 अंक ऊपर सेंसेक्स पर और निफ्टी पर 8,400 के ऊपर लगातार कारोबार होता हुआ अच्छा सेशन. पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. दिल्ली से प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी. फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत. नमस्कार.